महाराज जी के साप्ताहिक कथा संस्करण में आप सभी भक्तों का स्वागत है। आज हम सुनेंगे महाराज जी की एक लघु कथा। ये कथा रामपुर की है और काफ़ी पुरानी कथा है और ये कथा हमने बाबा रामदास द्वारा रचित पुस्तक मिरेकल ऑफ लव से ली गई है। ये कथा उस समय की है जिस समय टाइफाइड का कोई बहुत सीधा सटीक इलाज नहीं हुआ करता था। होता क्या है कि रामपुर में एक पुलिस अधिकारी थे और उनकी बेटी टाइफाइड से ग्रस्त थी और वो बहुत परेशान थे। और उस समय क्या था कि टाइफाइड का जो एक इलाज माना जाता था कि भाई आदमी का जो है ठोस खाद्य पदार्थ बंद कर दो, सिर्फ उसको तरल पदार्थों में रखो तो वो कालांतर में सही हो जाए, क्योंकि उसकी कोई सही सटीक दवा उपलब्ध नहीं थी। तो इसी तरह चलते चलते उनकी बेटी बीमार हो गई। 35-40 दिन हो गए, बिल्कुल मरणासन थी वो। तो उन्होंने कहा भाई अब इसका बचना तो बहुत मुश्किल है, तो किसी तरह अगर इसे महाराज जी के दर्शन हो जाएं तो मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो उन्होंने एक चिट्ठी लिखी अब महाराज जी को कैंची आश्रम में कि महाराज जी आप आएँ, क्योंकि उस समय टेलीफोन वगैरह तो उपलब्ध नहीं थे। उन्होंने एक चिट्ठी लिखी। अब चिट्ठी लिखने के दूसरे दिन ही सुबह तड़के वो देखते हैं महाराज जी उनके घर आ जाते हैं। अब उनकी जो धर्मपत्नी थी वो कहती हैं हमने तो कल ही चिट्ठी लिखी, अभी मिली नहीं, इन्हें मिली नहीं होगी और ये आ गए। पर इस पर वो कुछ बोलती नहीं है। पर वास्तविकता ये थी कि वो चिट्ठी जो है महाराज जी के आने के 5-7-10 दिन बाद उनको वहाँ पहुँची थी कैंची। तो महाराज जी आते हैं, सीधे उनके कमरे में जाते हैं उनकी लड़की के, उससे बोलते हैं अरे तुम्हारी तबीयत खराब सही हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। और ये थोड़े बहुत बातचीत करके अपने पुलिस अधिकारी को कहते हैं जो थे और उनकी पत्नी को कि भाई मुझे भूख लगी है, मुझे खाने की व्यवस्था करें। महाराज जी बहुत सीधे सपाट बातें करते थे। वो आजकल के बाबाओं की तरह नहीं कि भैया मैं तो ये करूँगा। उन्हें भूख लगती थी, वो अपने भक्त से कह देते थे। और आप सबको मैं कई बार बता चुका हूँ कि महाराज जी का जो प्रिय पदार्थ था वो मूंग की दाल और रोटी हुआ करती थी। वो सबसे ज़्यादा प्रेम से खाते थे वो। उन्हें कोई 36 व्यंजनों की ज़रूरत नहीं थी। अब क्या होता है कि भाई खाना बनता है, महाराज जी खाना खा रहे होते हैं। महाराज जी खाना खाते खाते क्या करते हैं, एक रोटी अपनी थाली में से उठाते हैं और उस लड़की को दे देते हैं। कहते हैं लो तुम खाओ। अब अब वो लड़की तो उठ नहीं पा रही होती, तो उसके माँ बाप उसको उठा के बैठाते हैं और धीरे से वो रोटी खाने लगती है। उसने बहुत दिनों से कुछ नहीं खाया था, तो रोटी खाती है वो। जब वो रोटी खा लेती है, महाराज जी भी अपना भोजन प्राप्त कर चुके होते हैं, तो कहते हैं भाई मुझे तो थकान हो रही है, मुझे कुछ देर सोना है। और महाराज जी कुर्सी पे उस समय बैठे थे, तो वो कहते हैं कि तुम इस कुर्सी पे बैठ जाओ, मुझे कुछ आराम करना है। अब किसी तरह उसके माँ बाप उसको उठा के उस कुर्सी पे बैठाते हैं, क्योंकि कई दिनों से उठ के बैठने के सक्षम नहीं थी। तब महाराज जी उसके जहाँ वो लेटी थी वहाँ लेट जाते हैं और तकरीबन 1-1.25 घंटे शांति रहती है और महाराज जी तकरीबन सो जाते हैं। फिर महाराज जी उठते हैं और महाराज जी उस लड़की को आशीर्वाद देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, कुछ ही दिनों में धीरे धीरे उसकी हालत सुधरने लगती है और कुछ ही दिनों में वो जो बच्ची थी, लड़की थी, वो बिल्कुल स्वस्थ हो जाती है और जीवन पर्यंत वो महाराज जी की भक्त रहती है। महाराज जी की सेवा जिस तरह भी वो कर सकती थी वो करती है। अब इस कथा से जो दो चीज़ें सामने आती हैं, एक तो महाराज जी को किसी की भी परेशानी, अपने भक्त की परेशानी बिना उसके बताए पता चल जाती थी। दूसरी बात, वो किसी भी भक्त की परेशानी को दूर करने के लिए कोई देरी नहीं करते थे। अगर कोई भक्त परेशान है तो तुरंत ही उसकी मदद करते थे। अब आज के अगर संदर्भ में हम देखें तो हमारे आसपास कई ऐसे लोग हैं जिनकी परेशानी हमें समझ भी आती है और हमें दिखती भी, पर हम क्या करते हैं, हम उसकी मदद नहीं करते हैं। हम कहते हैं अरे तुमने बताया नहीं, तुम्हें परेशानी थी, वरना हम तुम्हारी मदद करते थे। पर पर वास्तविकता ये है कि आपको मालूम है उसे क्या परेशानी है। मान लीजिए कोई बीमार है या किसी को पैसे का अभाव है या किसी को और कोई समस्या है या कोई आजकल जो समय चल रहा है उसमें वो परेशान है, हताश हो गया है, ज़िंदगी में कुछ नौकरी धंधा नहीं बचा है। हमें सब दिखता है,
पर हम उसकी क्या कहते हैं, अरे तुमने हमें बताया ही नहीं कि तुम्हें ये समस्या, वरना हम दूर कर देते। तो हम बाहुबली तो बहुत बनते हैं, पर जहाँ बाहुबल की ज़रूरत है, जहाँ धन बल की ज़रूरत है, जहाँ किसी को मानसिक रूप से किसी के साथ खड़े होने की ज़रूरत है, वहाँ हम नहीं होते हैं। वहाँ हम क्या करते हैं, वहाँ हम उसके बोलने का इंतज़ार करते हैं। तो यदि अगर आप महाराज जी की भक्ति करते हैं, तो यदि आपको दिखता है आपके आसपास कोई परेशान है और आपको समझ में आता है इसकी परेशानी क्या है और उसका कोई भी उसका कोई आपके पास कोई उसकी समस्या का हल है, तो आप उसकी मदद कर दीजिए। और यहाँ दूसरी ओर से यदि आपकी कोई मदद साफ हृदय से कर रहा है, तो आप क्या करिए, उसका उसकी मदद का जो है गलत मतलब ना निकालते कि आज ये मेरी मदद कर रहा है कल मुझसे मांगे। वो प्रारब्ध है, वो आगे क्या होगा ये आप भी नहीं जानते हैं। आज अगर आप किसी की मदद कर रहे हैं तो वो आज करिए, और आपकी आज कोई मदद कर रहा है तो कराइए। किसी को भी किसी से मदद लेने से कोई नीचा नहीं हो जाता, किसी की मदद करने से कोई ऊंचा नहीं हो जाता। पर यह ध्यान रखिए कि जो मदद किसी ने आपकी की है, तो अगर आपके सामने भी कभी ऐसी स्थिति बनती है तो उस आदमी उस व्यक्ति की हमेशा मदद करें। आपके नीचे कोई काम कर रहा है, आपके घर का नौकर है, माली है, ड्राइवर है, कोई भी है, पहली बात तो उसे इंसान समझिए। मैं आजकल देखता हूँ कि छोटे छोटे बच्चे अपने माँ बाप से शह पाकर या अपने माँ बाप के से बल प्राप्त करके अपने जो नीचे कार्यक्रम कर रहे हैं उसको खूब जलील करते हैं, उससे खूब ऐसी मजाक करते हैं, शायद उनको सही नहीं है। तो मेरे सभी माता पिताओं से निवेदन है कि बाकी तो जो भी आप सिखाएं अपने बच्चों को, लोगों की इज्जत करना ज़रूर सिखाएं। और अगर इसी में आप सफल नहीं हो जाए, आप चाहे अपने बच्चे को हार्वर्ड भेज दीजिए, अमेरिका पढ़ा दीजिए, ऑस्ट्रेलिया पढ़ा दीजिए, दुनिया किसी कोने में पढ़ा दीजिए, अगर वो किसी की इज्जत नहीं करना जानता है, तो आपका जो वर्क डन है वो जीरो है। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप उसे कैसे समझाएं ये बात। और कभी देर नहीं होती। आप कभी भी आपको लगता है बच्चा बड़ा हो रहा है, तो बच्चे बड़े होने को आज की तारीख में मैं आपको एक छोटी सी और घटना बता। जब मैं छोटा था तो हमारे घर में एक दूध वाला आता था, और मेरे पिताजी ने वो किसी बिजली विभाग में कार्य करके रिटायर हो गया था, तो उसके पैसे नहीं थे, तो मेरे पिताजी ने उसको 2 भैंसें खरीद के दे दी थी कि भैया तू हमें भी दूध दे और अपना पैसा कमाओ और खुश रहे। तो उस आदमी काफ़ी बूढ़ा था, तो उसका एक बड़ा जवान लड़का था, उसके एक छोटा बच्चा था। तो हम जब भी देखते थे, वो हमारे घर दूध देने आता था, वो छोटा बच्चा उसके साथ होता था और वो बच्चा हमेशा सो रहा होता था। तो एक बार मेरी माताजी ने कौतूहलवश पूछा, भाई तेरा बच्चा बड़ा अच्छा है कि तू इतनी दूध दे देता है, 10 जगह दूध देने जाता है और तेरा बच्चा हमेशा सोता रहता है। तो उसने बोला ये सोता नहीं है, ये बहुत रोता है। तो हम इसे क्या करते हैं, इसे अफीम चटा देते हैं। तो ये अफीम चाट के सोता रहता है जब तक मेरा काम ख़त्म हो जाता है, और ये सोता रहता है। ये सुन के मेरी माताजी का तो पारा 7वें आसमान पे पहुंच गया, तो खूब डांटा डपटा। खैर, तो आज आज हम और आप माँ बाप क्या कर रहे हैं, अपने बच्चे को अफीम नहीं दे रहे हैं, मोबाइल फ़ोन पकड़ा देते हैं। ले भाई, तू चिल्ला रहा है, ले मोबाइल फ़ोन, तू अपने में मस्त रहेगा, तू हम जो भी कर रहे हैं हमें परेशान नहीं करेगा। तो ये बात जान लीजिए, यदि आप अपने छोटे बच्चे के हाथ में अफीम के मुंह में अफीम नहीं डाल रहे हैं और हाथ में मोबाइल दे रहे हैं, तो उसका असर वही है। जो अफीम उसकी शरीर को नुकसान पहुंचाता था, और आपका जो मोबाइल फ़ोन है उसके मानसिक स्तर को नुकसान पहुंचाता है। बच्चे बिल्कुल बेवकूफ़ बने रहते हैं, उनके मानसिक विकास ही नहीं हो पाता है। तो मेरे सभी माता पिताओं से निवेदन है, जिनके छोटे बच्चे हैं उनको मोबाइल ना दें, उनको पुस्तकें दें जिससे वो पढ़ें और आगे अपने आप को सही करें। पुस्तकें मानसिक चीज़ों का विकास करती हैं,
ना कि वो वीडियो, ना कि वो आजकल क्या कहते हैं उसे, टिकटॉक वगैरह चल रहे हैं, लोग उसके वीडियो देख रहे हैं उसमें, तो वो अश्लीलता उसे परोसी जा रही है। और अश्लीलता सिर्फ किसी आदमी औरत के कम कपड़े पहनने से नहीं होती है, वो उसके बातों में हो सकती है, उस पूरे वीडियो में हो सकती है, उस वीडियो के तंत्र में हो सकती है। आजकल तो मैं क्योंकि अभी हमारी भारत सरकार ये जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है इन्हें देख नहीं रही है, मैं कई सारे ऐसे कार्टून की चीज़ें देखता हूँ जिसमें इतना नीचे स्तर पे जाकर वो उसका मजाक बनाया जा रहा है या उसकी जो भी कॉमेडी की जा रही है वो इतने नीचे स्तर पे है। माँ बाप बच्चे को लेकर ही ऐसी बातें की जा रही हैं कि मैं परेशान हूँ उसे देख के कि भैया अगर अगर ये कोई बच्चा देखेगा तो वो क्या सोचेगा। तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि कृपया अपने बच्चे को दें मोबाइल, पर समझ के दें, उसकी समझ इतनी होनी चाहिए कि वो समझ पाए कि ये सही है और ये गलत है। पहले ये सोच बनने दें बच्चे के अंदर क्या सही है क्या गलत है। तो आज की कथा का यहीं समापन करते हैं। धन्यवाद। अगले सप्ताह दोबारा मिलेंगे।